बड़ी बहन ने छोटी बहन को ताने मारते हुए कहा कि बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई जिंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता है? तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो ना, उसी हालत में मरोगे। वही चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बंधा है। तो नमस्कार, मैं नीति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टोरी विद नीति में, और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की कहानी जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, एक बार फिर से लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है। और इनकी कहानियाँ जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत ही अच्छी होती हैं, ज़मीन से जुड़ी होती हैं। तो आज की कहानी का नाम है 2 गज ज़मीन। ये 2 बहनों के बीच की कहानी है कि किस तरह से 2 बहनों की आपस में ईर्ष्या बढ़ जाती है संपत्ति की वजह से। तो ये सुनते हैं इस कहानी को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो भाई 2 बहनें थी। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था, छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। निबटकार दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। अरे देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे, तो उनकी तो बात ही छोड़ो। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को हे बताया और किसान का पक्ष लिया। उसने कहा, भाई मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी ना करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं, तो क्या चिंता फिक्र से तो छूटे हैं भाई। अब तुम लोग सब्जी रोज लाते हो तो रोज खाते हो, अब नहीं लाओगे तो नहीं खाओगे, और रोज की आमदनी है तुम्हारे यहाँ, है ना। तुम लोग सजी धजी तो रहती हो, तुम्हारे एक रोज में सब हवा भी हो सकता है। जी, अब कहावत है ही कि हानि लाभ दो जुड़वा भाई। अब अक्सर होता है कि आज तो अमीर है, कल वही टुकड़े को मोहताज हो जाता है। पर हमारे गांव के जीवन में ये जोखिम नहीं है दीजी। अब किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार ना कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी भी कभी नहीं होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्तों का भी भर जाता है। अब पर वो भी कोई जिंदगी है? अब तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता? तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत कर ले, जिस हालात में तुम जीते हो ना, उसी हालात में मरोगे। और वही चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बंधा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ जीजी? हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है। अब शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो, आज नहीं तो कल की क्या खबर। कल तुम्हारे आदमी को पाप को लोभ, जुआ, शराब, दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं, तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। अब क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं है शहरों में? मैंने सुना नहीं है क्या? घर का मालिक दीना उसारे में पड़ा औरतों की ये बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। अब बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं करती। बस है तो मुश्किल एक, वह ये कि हमारे पास जमीन काफी नहीं है, कम है। जमीन खूब हो तो मुझे किसी की परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वही कोने में शैतान भाई दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था कि किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को टींग पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि जमीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, अब यही फैसला सही, मैं तुमको काफी जमीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी जमीन थी। उनके अपने असामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का ये हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता और कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुंह मारते।
हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ता। अगले जाड़ों में गांव में खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही हैं और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। किसाने सुनकर चौकन्ने हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की जमीन होगी तो वह जमींदार के कारिंदे से भी ज्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ाएंगे और हमारी तो गुजर बसर इसी जमीन पर है। ये सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को जमीन ना दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राजी हो गए। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से वह सब जमीन पर जा से ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला ना हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी, उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। बस तब वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं सके। तय हुआ कि अलग अलग करके वह जमीन ले ली जाए, हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से ले। मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गए। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ जमीन ले रहा है और जमींदारें राजी हो गई हैं कि आधा रुपया अभी नगद ले लें, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने भी अपने स्त्री से कहा कि और जने जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ जमीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भी भार हो रहा है और वह कारीदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा। दोनों ने मिलकर ये विचार किया कि किस तरकीब से जमीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया, अपना बछड़ा बेच डाला। कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मद्दे कुछ रुपया पेश के ले लिया। बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करे दीना ने एक 40 एकड़ जमीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दरखत भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नगद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी जमीन थी। उसने बीज खरीदा और इसी अपनी जमीन पर बोया। इस तरह वह अब खुद जमींदार हो गया। इस तरह दीना काफी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती, अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आचरते उसके खेतों पर। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद औरतों और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दिहाड़े उसकी जमीन में छोड़ देने लगे। रात को बैल खेतों का नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उसने उनके मालिकों को माफ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की वजह असली ये है कि और लोगों के पास जमीन की कमी है। जानबूझकर दीना की सताने की मंशा किसी की नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे, और नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। तो उसने ठान लिया कि अब इन लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। एक सबक दिया, दूसरा नतीजा ये कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के जो लोग हैं दीना से कीना रखने लगे, यानी उसको देखकर चलने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे जरूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरखत काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं, वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं। देखकर उसको तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ का तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता तो भी गनीमत थी, लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान ही कर दिया। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ो। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि ये करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो ना हो ये धुन्नू होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये सोचकर धुन्नू की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहां कुछ चोरी का सबूत नहीं मिला और आपस में कहा सुनी और तेजा तेजी के सिवा कुछ नतीजा नहीं निकला।
तो भी उसे मन में पक्का विश्वास हो गया कि धुन्नू ने ये किया है और जाकर रपट लिखा दी। धुन्नू की पेशी हुई, मामला चला, एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नू बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाह तो था नहीं। दीना इस बात पर और भी चिल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इसी तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा, यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब जमीन ज्यादा थी और जमींदारों में उसकी गिनती होने लगी थी, पर गांव में और पेचों में पहला सा उसका मान नहीं रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़ छोड़कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो, गांव में भीड़ ही कम होगी। मैं उनकी जमीन खुद ले लूंगा, तब ज्यादा ठीक रहेगा। अब तो जमीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के उसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहां रात भर ठहरा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहां बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई और लोग वहां पहुंचे हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। जमीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसे बाली गई और इतनी घनी कि दरात के एक काट में एक पूला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहां पहुंचा था। अब उसके पास 2 गायें, 6 बैल और 12 खलिहान अलग है। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी की सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बना वहीं क्यों नहीं जाता और नए सिरे से शुरू करके देखूं। यहाँ लोगों की गिचपिट हुई जाती है, उसे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है, लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कराना चाहिए कि बात क्या है। बरसात के बाद तैयारी करे वह चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफर करता हुआ सतलुज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब जमीन है, हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ जमीन मिली हुई है, या जो चाहे खरीद सकता है। और खूबी ये कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे जमीन और भी ले सकता है। सब जरूरी बातें मालूम करके दीना जाड़ों से पहले पहल घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफे के साथ उसने सब जमीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डांगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफा दे दिया और सारे कुनबे को साथ लेकर सतलज के पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी थी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दाव दे दी। जमीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चारगाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। श्यामला जमीन से ही अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से तिगुनी और जमीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उस पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहां जमने और मकान बनवाने का उसे रस रहा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था। पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी जमीन काफी नहीं है और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूं बुआया और जमीन ने अच्छी फसल दी। वह फिर गेहूं ही बोआना चाहता था, पर उसे के लिए और बड़ी जमीन काफी नहीं थी जो एक बार फसल दे चुकती थी। और उसे तरफ एक साथ दोबारा गेहूं नहीं देती थी। 1 या 2 साल उसे गेहूं ले सकते थे, फिर जरूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी जमीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहाँ से है। इससे बदाबदी और खींचातानी होती थी। जो संपन्न थे गेहूं उगाने के लिए जमीन चाहते थे, जो गरीब थे वे अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसे वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सके।
दीना और गेहूं बोना चाहता था, क्योंकि इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने और जमीन ले ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन जमीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला में वो दूर से गाड़ी में भर भर कर लाना पड़ता था। अब दीना को और लालच हुई। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फॉर्म डालकर रहते हैं और वे खूब पैसा कमा रहे हैं। उससे सोचा कि अगर मैं इकट्ठी कायजी जमीन ले लूं और वहीं पर घर बसा कर रहूं तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह निकल गए। दीना जमीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उस पास माल जमा होने लगा। वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। जहां जमीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकस चौकन्ना और होशियार ना रहा जाता तो जमीन मिलना असंभव था। एक परेशानी की बात थी। तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक जमीन किराए में ली। जमीन गोड़ कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुंचे। अदालत से फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा कि अगर कहीं जमीन मेरी कायमी मिल्कियत की होती तो मैं आजाद होता और क्यों ये पचड़ा बनता और बखेड़ा बढ़ता। उस दिन से वह जमीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1,000 जमीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल न सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इसे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1,000 रुपये तय पाई। कुछ नकद दे दिया जाए, बाकी फिर। सौदा पक्का हो गया था कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पाने के लिए उसे घर के आगे ठहरा लाया। उसे दीना की बातचीत जो हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला आ रहा हूँ। वहां 1,500 एकड़ उम्दा जमीन कुल 500 रुपये में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा कि बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का हुनर चाहिए। 100 से ज्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे। फिर शराब, फल, मेवों की डालियां, चाय सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा ये है कि फ्री एकड़ मुझे जमीन आने के भाव पड़ गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए। फिर कहा कि जमीन ऐन नदी के किनारे है और सारे का सारा कितना इकट्ठा है, जाओ इतना कि क्या पूछो। अब दीना ने इस पर उत्सुकतापूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए कि उसने बताया, भाई वहां इतनी जमीन है कि इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। वहां के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भेड़ और जमीन समझो, मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा ये ठीक रहेगा, भला मैं अब 1,000 एकड़ के लिए 1,000 रुपया क्यों फंसाऊं। अगर वहां जाकर इतना रुपया जमीन में लगाऊं तो यहां से कई गुनी ज्यादा जमीन मुझे पड़ जाएगी। दीना ने पूछताछ की कि उस जगह कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। बीवी को कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहर कर वहां से चाय के डब्बे, शराब और इसी तरह और उपहार की चीजें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज वहां पहुंचे जहां से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसे देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वही सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम न लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। न रोटी बनाना जानते थे न अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ माठा बनाते, पनीर बनाते और उसी एक तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती, मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त चैन की बंसी बजाने में रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम बिना कुछ किए मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता ना था। पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे, पर थे भले सीधे स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए, उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषी की मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छी डेरे में ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिसकर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई।
टीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में इस अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषियों से कहा कि मेहमान को अब समझा दो। दुभाषी ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके करें। आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको सबसे पसंद है, ताकि हम उससे आपकी खातिर कर सकें। टीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी जमीन है। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वो उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी देखी ही नहीं। दुभाषी ने टीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। टीना समझ नहीं सकता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। अनंतर वे चुप हुए और टीना की तरफ देखने लगे। फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनमें कुछ दुविधा है। टीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषी ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार की लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं। जरा सी तो बात है। ये विवाद चल रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहां पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा कि ये हमारे सरदार हैं। टीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लाबाद निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार कर ली और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही कोल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद टीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा है ठीक है, जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ इसका घाटा नहीं है। टीना ने सोचा कि मैं मनचाहे कितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ। पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया ये तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। प्रगट में उसने कहा कि आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और ये कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे ये देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसको वापस ले लेना चाहे, तब क्या होगा? सरदार ने कहा कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। टीना ने कहा, सरदार टीना की बात समझ गया और उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है। और उसके बाद वो बोला कि हाँ जरूर, ये तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। टीना ने पूछा कि कीमत की दर क्या होगी? तो सरदार ने कहा कि हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। टीना समझा नहीं, बोला दिन का हिसाब ये कैसा है? ये बताइए कितने एकड़ है? सरदार ने कहा, ये सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालोगे वही तुम्हारी है और कीमत है ही दिन भर की 1000। टीना अचरज में पड़ गया और एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जाता है, उसने सोचा। और ये सोचकर उसे मन ही मन बड़ी राहत मिली। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह नहीं आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता है कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था। टीना ने कुछ सोचकर कहा, क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहाँ तुम ठहरने को होगे ठहरे रहेंगे। सरदार ने कहा, उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना। साथ फावड़ा ले लेना, जहाँ जरूरी समझना निशान लगा देना। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा चिन्ह देना। फिर पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक हदबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहाँ से चले थे वहां आ पहुंचना। जितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वहां तुम्हारी हो जाएगी। टीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई।
दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का परों का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पोप फटने से पहले ही वे आ जाएंगे, लेकिन ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंचा जा सके। दीना अपने पैरों के बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद नहीं आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूं, कुछ ठिकाना है? एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर ही लूंगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील कितनी जमीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहां अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे और 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त करूंगा, बाकी चराई के लिए। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान के गुलाबी मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। आंख झपी होगी, किसी के बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि ये कौन हो सकता है। उठकर बाहर आकर देखा कि कौन लोगों का वह सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता क्या है कि वहां सरदार तो है नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस जमीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे हो और कब आए, लेकिन देखा तो वह सौदागर भी नहीं है, बल्कि वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई तब सतलुज पार की जमीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता है तो वह किसान भी नहीं है, बल्कि खुद शैतान है जिसके खुर हैं और सींग हैं। वही वहां बैठा ठट्ठा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर बस एक कुर्ता धोती। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसे पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा है। देखता क्या है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है। उसकी जान निकल चुकी है। ये देखकर मारे डर के वे घबरा गया। इतने में उसकी आंखें खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियत बातें देख जाता है। ये सोचकर मुंह दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा समय हो गया है, उन्हें अब जगा देना चाहिए, चलने में देर ठीक नहीं होगी। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा कि सवेरा हो गया है, जमीन नापने चलना चाहिए। को लोग सब उठे और इकट्ठे हो गए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। कुल तैयार हुए और सब पर चल पड़े, कुछ घोड़े पर कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी बहली में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुई। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक ये सब आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें कितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, अतेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी की बिनौला, और जहां कहीं जरा निशान था वहां छाती छाती जितनी तरह तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, ये निशान रहा, यहाँ से चलो और यहाँ आ जाओ, कितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछी में रोटी रखी, आस्तीनें चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया, आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसे तय किया कि आगे देखा जाएगा। पहले तो आप सामने सूरज की तरफ ही चला चलो। एक पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उनकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल कर खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमे चला न तेज, हजार एक एक गज चलने पर वह ठहरा। वहां इकट्ठा किया और घास ऊंची चिंती कि आसानी से दिख जाए। फिर आगे थोड़ा सा चलकर और उसने फिर आगे बढ़ा। उसने बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहियों के आरे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो वह गया होगा।
धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से बास्केट उतार कर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था, कुछ खाने पीने की भी सोची जाती। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं, ये सोच उसने जूते उतार कर अपनी धोती में खोस लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा अभी 3-1 मील तो और भी चला चलूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर बाद सीधा बढ़ा चला, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे और वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा देख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ाया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास को ढेर छिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाई तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसे सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वो बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ता चला गया। पहले तो आसान था, खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में उसके ऊँघ सी आने लगी। तभी वो चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसे सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यहाँ सने की बाड़ी ऐसे उगेगी कि क्या कहना। ये सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी के धुनकारे में से वह टेकड़ी की जगह मुश्किल से चीन पड़ती थी। तेरा ने सोचा कि ये क्षेत्र की ये 2 बुझाई मैंने नाप डाली, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसे सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो। मेरी जमीन की एक बाजू छोटी ही रह जाएगी तो सही, लेकिन अब सीधी लकीर मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे, इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है। ये सोचकर दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ों की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीट में चल दिया। नाक की सीन बांधकर सवर टेकड़ी की तरफ चला, लेकिन अब चलते मुश्किल होती थी। धूम उसका सत ले चुकी थी। धूप, नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे। टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन ये कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज किसी की बात देखता बैठता नहीं रहता। वह पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच होने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक ना पहुंचा तो? उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से भी बहुत दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई हो रही थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। ये देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते उतार दिए, टोपी अलग की, बस साथ में निशान लगाने के लिए वह हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोचता कि मैं क्या करूं। मैंने बिसात से बाहर चीज हथियानी चाहिए। उसमें बना काम बिगड़ा जा रहा था। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इस सोच और डर के कारण वह हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की धोकने की तरह चल उठी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही न हो जाए। हाल ये था, पर रुक वह नहीं सका। इतना भाग कर भी अगर मैं जब रुकूंगा तो वह सब लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ बनाएंगे। इसलिए उसने दौड़ना नहीं छोड़ा, दौड़े ही गया। आगे को लोगों की आवाज सुन पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से कहकर बुला रहे थे। इन आवाजों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेटा वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वह अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए को लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी थी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को अपने सपने की याद आई। उसे सोचा कि हाय,
जमीन तो काफ़ी नाप डाली, लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसको भोगने के लिए बचने देगा? मेरी जान तो गई दिखती है, मैं मुकाम तक अभी नहीं पहुंच सकूंगा। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। मैं बची कुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ ना देती हूँ। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई, ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। ये सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं, अगरचे मुझको नहीं दिखता। ये सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़कर हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी मेहनत से जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। को लोग दया से और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फाड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 2 गज जमीन उसे काफी हुई। समाप्त। तो कहानी आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मैं ऐसे ही आप सबके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो मिलते हैं नई कहानी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।